फ्राइडे। अच्छा, फ्राइडे को, हाँ जूबिया, हमने ना अरे प्रिया राजपूत आ गई। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट कर दिया है। तो आज है डेट। यही है ना? चलो, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये है सेकंड लेक्चर। लेक्चर सेकंड। फर्स्ट हमारा लास्ट क्लास में हो गया था, आज सेकंड है। तो आज ना हम स्टार्ट करने वाला है। हाय शिका, हाय। तो आज हम लास्ट हमने पढ़ लिया था कुछ बेसिक बेसिक न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा था बेसिकली, कि ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है, और न्यूक्लियोटाइड किस तीन चीजों से मिलके बनता है। बस हमने लास्ट क्लास में यही पढ़ा था और कुछ नहीं पढ़ा था। तो आज ना हम डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डीएनए ऐसे इतना बड़ा होता है तो वो पैक कैसे होता है, तो छोटू सा कैसे आ जाता है, यूकैरियोट्स में कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है। फिर हम ना छोटी छोटी चीजें और पढ़ेंगे, लाइक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक हो गया, वो चूहे के अंदर ये डाल दिया वो डाल दिया, ऐसा आपने पढ़ा होगा ना, वो सब आज हम देखने वाले हैं। एक्चुअली मैम वी कलेक्टेड फ्रॉम प्लेस टू वॉच हॉरर मूवी। अरे बेटा, क्या हॉरर मूवी देखते देखते डर ही गए क्या? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, तो देखो, हमने ना बेस पेयर के बारे में पढ़ लिया था लास्ट क्लास में कि बेस पेयर क्या होता है। तो अब टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, हाँ राइट तनु, ठीक है। तो अब ना हम पढ़ने वाले हैं लेंथ ऑफ डीएनए हेलिक्स। मतलब जो डीएनए का लेंथ है ना, उसका हेलिक्स का, वो पूरा कितना होता है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें कैलकुलेट करने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला ये होता है, लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स is equals to total number of base pair into distance between two consecutive, मतलब आसपास वाले, कॉन्सिक्यूटिव मतलब फर्स्ट टू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर तो हमें पता है क्या हुआ, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, ये हमने देख लिया था, ह्यूमन में इतना होता है। डिस्टेंस बिटवीन क्या होता है ये भी हमने देख लिया, 0.34 इंटू 10⁹ और ये हो गया इक्वल्स टू 2.2 मीटर। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है। तो ऐसे ही निकाला गया है लेंथ ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बस आपको याद तो ये रखना है, ये भी आपको याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ये होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर ये होता है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इससे है ना क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ना देखो क्वेश्चन क्या है कि अरे 2.2 मीटर, तो देखो आप सोचो कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। तो भाई अगर 2.2 इतना बड़ा है, तो अगर ये हमारी बॉडी में अगर आ जाए तो फिर तो कितने डीएनए आ पाए, पर हमें पता है इतने डीएनए, हर चीज का डीएनए, कि हर जगह अलग डीएनए, इतने सारे डीएनए। तो भाई उसका जो लेंथ है वो कैसे इतना छोटा सा पैक हुआ होगा, कि कुछ तो अलग हो ही रहा होगा। ठीक है, तो देखो, लेंथ इज ग्रेटर देन डायमेंशन, जिसका डायमेंशन होता है उससे तो बड़ा ही होता है ऑफ टिपिकल कोई भी न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है। तो ये कैसे हो रहा है, अब हमें ना वही जानना है। ठीक है, तो देखो वो देखेंगे हम कैसे हो रहा है। पहले ये देखो, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है, हम पहले प्रोकैरियोट्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में हम ले लेते हैं लेट्स से ई कोलाई। ठीक है, तो जैसे हमने देखा होगा प्रोकैरियोट्स में ना, जो सेल होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, कि आपने बोल दिया ये सेल है, ये सेल वॉल है, ये सब नहीं होता है। तो नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस दो। ठीक है, तो डीएनए इज नॉट
scattered throughout the cell. Have defined throughout the cell. ठीक है, हैव डिफाइंड, अपन प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे जो न्यूक्लियस का वॉल जो होता है, एक्चुअली जो वॉल होता है वो डिफाइन होता है। तो अब जब यहाँ पे डिफाइन हो गया ना, तो ये जो न्यूक्लियस डीएनए है ये बाहर नहीं आ रहा है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो डीएनए फैलता नहीं है। तो देखो क्या हो रहा है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, हमेशा याद रखना, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज held with some protein। ठीक है, जिस प्रोटीन को कहा गया है न्यूक्लियोइड। बस सेम एज इट इज उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोट्स में। बस आप ये याद रखो, जो प्रोकैरियोट्स होता है उसका जो डीएनए होता है ना वो नेगेटिव होता है, और उस पे है ना कुछ छोटे छोटे, जैसे ये डीएनए है तो कुछ कुछ प्रोटीन लगे हैं जिसको कह दिया गया है न्यूक्लियोइड। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, काम का है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल फालतू चीज है ये। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोट्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो मैं लिखती जा रही हूँ, वो देखना जाना, देखते जाना। रुक जाओ, सब आएगा, अभी सब आएगा। सेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन, एक सेकेंड, एक्वायर चार्ज depending upon abundance of अमीनो एसिड। अपन को पता है अमीनो एसिड क्या होता है ना। देखो यूकैरियोट्स में ना क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होते हैं, गोल 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 ऐसे करके, है ना, ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिसको प्रोटीन कहा गया है। और अगर ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज के आ जाते हैं एक साथ, उसको कहा जाता है हिस्टोन। तो ये सर्किल है ना, इसको मानो ये होता है हिस्टोन, जो कि है पॉजिटिव चार्ज इस पे। ठीक है, तो अब जो हिस्टोन्स है, ठीक है, मिलते जाते हैं ऑर्गेनाइज होते जाते हैं और क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। मतलब अगर ऐसे आठ हिस्टोन मिल गए तो वो क्या बना देंगे, हिस्टोन ऑक्टामर। अभी पता पड़ गया, देखो पॉजिटिव 8 गोले मिल गए और बना दिया हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए, ये हमें पता पड़ गया था, जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और हमें पता है नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव लग सकता है, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव लग सकता है। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप अराउंड द चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर एंड फॉर्म न्यूक्लियोसोम। अब देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव हिस्टोन है, पॉजिटिव के ऊपर है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब रस्सी जैसा एक स्ट्रक्चर, जैसे हिस्टोन है तो इसके ऊपर ऐसे गोल करके, है ना, वो जो डीएनए है वो नेगेटिव है तो उससे जाके चिपक सकता है, तो उस पर रैप कर लेता है, और वो जो पूरा स्ट्रक्चर है हिस्टोन प्लस डीएनए, हिस्टोन प्लस डीएनए वो क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम। तो इसको हम ना न्यूक्लियोसोम यहाँ पे हम बोल देते हैं बीड्स। बीड्स मतलब अलग अलग ऐसे एक वो बीड्स होती है ना, गोले 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 गोले, तो वो कहते हैं। ठीक है, हाँ राइट। तो ये पैकेजिंग हो गई है डीएनए की, मतलब डीएनए ने धागे से आके उसको बांध दिया है। ठीक है, तो अब वो बनता जा रहा है। तो अब ये जब न्यूक्लियोसोम बन गया है तो इट विल कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। एक जो न्यूक्लियोसोम है, एक जो न्यूक्लियोसोम बना है उसके अंदर कितने बेस पेयर है, 200 बेस पेयर है डीएनए के। ठीक है, दूसरी चीज, इट विल कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन, सॉरी
न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का नाम सुनते ना दिमाग में ऐसा ऐसा कुछ आता है कि कुछ कलर वाली चीज हो रही होगी, लाइट कलर डार्क कलर, तो ऐसा याद रखना। इट विल फिर देखो न्यूक्लियोसोम के बारे में पढ़ लिया अपन ने कि हिस्टोन प्लस डीएनए मिला, उसने न्यूक्लियोसोम बनाया। अब एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर प्रेजेंट है डीएनए की। दूसरी चीज ये कि कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस क्रोमेटिन, उसके अंदर ना रिपीटेड यूनिट जो प्रेजेंट होती है। अब अलग अलग जैसे वो बीट्स दे दिए तो वो अलग अलग ना आपको विजुअलाइजेशन देता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन का एग्जैक्टली ना स्ट्रक्चर मतलब क्या कहेंगे हम, रुको देखो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बॉडीज इन न्यूक्लियस। हम कभी ना वैसे माइक्रोस्कोप में भी देखते हैं, कुछ देखते हैं कि कभी न्यूक्लियस का आप वो स्ट्रक्चर का विजुअलाइजेशन कर रहे होंगे तो थ्रेड लाइक ना आपको कुछ दिखता है, कुछ बहुत लाइट लाइट सा थ्रेड दिखता है, कोई बहुत डार्क डार्क सा थ्रेड दिखता है। तो वो यही चीज है, वो होता है क्रोमेटिन, दैट इट बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग, इस पे जो बीड्स हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन is packed to form chromatin fiber, जिसकी वजह से वो फुल्ली कॉइल्ड हो जाता, फर्दर कॉइल्ड होता जाता है, और उसी को कहा जाता है क्रोमोसोम। क्लियर है सबको? हाँ हाँ, देखो क्या हुआ है कहानी, देखो यू डीएनए है वो है नेगेटिव, हिस्टोन है वो है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव गोले पे नेगेटिव रैप होता जा रहा है, रैप होता जा रहा है, और बहुत सारे मतलब पॉजिटिव मिलके मैंने है बहुत सारे गोले ले लिए, इकट्ठे कर लिए, उसके ऊपर उसको एक साथ रखा और उसको डीएनए से बांध दिया गया है, तो ये एक गोला बन गया है। ठीक है, अब नेगेटिव पॉजिटिव पे लिपट चुका है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप अराउंड द चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर एंड फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो ये जो इकट्ठा गोला बना है इसको हमने कहा है न्यूक्लियोसोम। तो अब इनको हम एक साथ रख दिए, और एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर है बेटा? 200 बेस पेयर है। ठीक है, एक गोले के अंदर 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए है। ठीक है, अब हमने बेस पेयर लास्ट वाले क्लास में समझ लिया था कि क्या होता है, कि मतलब पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं बेस पेयर, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो अब जब हम न्यूक्लियोसोम का बात कर रहे हैं तो इट विल कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। आप अगर एक गोले को बांधा है जिसमें बहुत सारे ऑक्टोमर है, उसके ऊपर डीएनए बांधा है, तो रिपीटेड स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर रिपीट हो रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वो जो क्रोमेटिन की यहाँ पे बात हो रही है वो क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं डार्क पर्पल, जब हम स्टेन करते हैं डार्क पर्पल, लाइट पर्पल, तो वो अलग अलग जो स्ट्रिंग्स दिख रही है, और जो फर्दर ये फॉर्म पूरा पैक हो चुका है स्ट्रक्चर, इसको हमने बोल दिया है क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसे करके आगे जोड़ते जाएंगे और क्रोमोसोम फॉर्म करेंगे। सबको क्लियर है इसमें? कोई किसी को कंफ्यूजन? जुबियन लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था न्यूक्लियोटाइड के बारे में, पूरा लेक्चर था 1.5 घंटे का सिर्फ, जिसमें हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में ही पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, कैसे बनता है। ठीक है, अभी तक नहीं आई। देखती हूँ, मैं देखती हूँ जुबिया, पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल। अभी ये तो टुच्चा मुच्चा लेवल हो गया, देखो अभी 2 सेकंड तो मैंने बता दिया कि दो 8 गोले लिए, उनको रस्सी से बांध लिया, ये इस कलर का दिख गया, उस कलर का दिख गया, ये तो बच्चों वाली बात है। अब देखो, पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। अभी जो प्रोटीन था वो कौन था? हिस्टोन। और अब अच्छे लेवल की बात हो रही है तो एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, जिसको कहा गया है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? इतना बड़ा नाम है, जैसे हायर लेवल पे जाते जाते तो उसको कहा गया नॉन हिस्टोसोमल प्रोटीन। ठीक है, तो इन न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है, सम रीजन, अभी जो मैंने बात बताई थी वो आएगी यहाँ पे, देखो कुछ रीजन जो होते हैं स्टेन्ड, लाइट, और होते हैं लूजली पैक्ड। ठीक है, मैंने बताया ना लाइटली स्टेन्ड होते हैं, और कुछ रीजन होते हैं स्टेन्ड डार्क।
तो लाइट और डार्क कैसे दिखते हैं, देखो कोई चीज बहुत दूर 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 है तो वो हमें है ना बहुत लाइट नजर आएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर वो बहुत टाइटली पैक्ड हो चुका है क्रोमेटिन, और उसमें जो मतलब अपना ने जो बीड्स के बारे में पढ़ा है वो बहुत पास पास, देखो कोई कलर है वो ऐसे लगा हुआ है लाइन में तो अपन को लाइट दिखेगा, पर अपन को कोई चीज ऐसे 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 करके लगी हुई है तो वो काफी डार्क नजर आएगी, है ना। तो ये हो गया लाइटली स्टेन्ड और लूजली पैक्ड। ये हो गया डार्क डार्क स्टेन, और आगे क्या होगा, टाइटली पैक्ड। ये सबको क्लियर है ना। तो ये जो लाइटली स्टेन्ड है इसको हम बोलते हैं यू क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, यू क्रोमेटिन। और ये जो डार्क डार्क है ये वाला, इसको हम बोलते हैं हीट्रोक्रोमेटिन। ये याद रखना, ये वाला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो सब नहीं हो पर ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, तो इस वाले को तो याद रखना, ठीक है। हाँ, तो ये हमने सब पढ़ लिया है क्रोमेटिन, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए के बारे में। तो अब ना देखो डीएनए डीएनए पढ़ते जा रहे हैं, अब हमने बोल दिया है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, ठीक है। और पर कैसे, ये कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा तब तो इन्होंने कोई कंक्लूजन दिया होगा कि डीएनए जो होता है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसकी सर्च हुई थी, रिसर्च हुई थी, तो हम वही पढ़ने वाले हैं अब, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। लोग निकल पड़े थे ये ढूंढने कि भैया जेनेटिक मटेरियल है कौन सा, ये पता करो। तो वो पता करने के लिए एक प्रिंसिपल का इन्वेंट हुआ जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल नाम से एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसके अंदर देखो क्या क्या किया था, बहुत कुछ किया था। देखो पहली बात तो ये कि ये प्रिंसिपल हुआ था 1928 में, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा वो लिया गया था, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया को लिया गया था, जो हमने पढ़ा है कि ये क्या होता है, ठीक है। देखो 1928 में क्या हुआ, कहानी की तरह पूरा सुनना कि देखो 1928 में क्या गया, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया को लिया गया, ठीक है। अब इसको स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया को क्या किया, ग्रोन ऑन कल्चर प्लेट, कल्चर प्लेट में इसको उगाया गया। और क्या देखा, जब इसको उगाया गया तो एक यहाँ पे बनी है स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, ठीक है। और एक बनी है, नाम दिया गया है, ऐसा नहीं सॉफ्ट सॉफ्ट कॉलोनी बन गई और रफ बन गई, नाम दिया गया है। और एक बनी है रफ कॉलोनीज। तो देखो, तो ये स्मूथ शाइनी कॉलोनीज कौन सी थी, ठीक है, ये थी जिसमें स्ट्रेन्स हैव म्यूकस कोट, जिसमें म्यूकस की कोटिंग थी उसको कहा गया था स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, और रफ कॉलोनीज वो थी जिसमें म्यूकस कोट नहीं था, ठीक है। तो ये याद रखना, जब स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया को उगाया गया कल्चर प्लेट में तो दो कॉलोनीज देखने को मिली, एक तरफ रफ कॉलोनीज, एक तरफ आर। तो आर वाले को डिनोट किया जाता है आर स्ट्रेन से, और एस वाले को स्ट्रेन को बोला जाता है एस स्ट्रेन, ठीक है। ये क्लियर है सबको। अब राइट राइट, हाँ अभी आएगा समीर, ये ठीक है। तो अब ना उनको चलते फिरते दिखाता एक माइस, ठीक है। उनको बहुत ही क्यूट सा लगा था तो सोचा चलो इसी पे कुछ कांड करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, माइस को लिया, ठीक है। तो अब भाई समीर जा रहा है, समीर ने देखा कि अरे माइस में मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो समीर ने क्या किया, उसके अंदर ना पहले डाला इन्फेक्टेड विथ कौन सा स्ट्रेन, इन्फेक्टेड विथ एस स्ट्रेन, उसके अंदर डाला एस स्ट्रेन। समीर ने पहले माइस लिया, एक बार उसने डाला एस स्ट्रेन, तो उसने देखा यार ये तो चूहा मर गया, क्यों, क्योंकि उसको निमोनिया हो गया था। अब समीर डर गया कि यार अगर अगली बार मैंने यही सेम मिस्टेक की तो मैं तो चूहा मारा जाए नहीं मारा जाए मैं पक्का मारा जाऊंगा। तो समीर ने क्या किया, अगली बार उसके अंदर डाला है आर स्ट्रेन, और उसने क्या देखा कि वो नहीं मरा, क्यों, क्योंकि उसको निमोनिया नहीं हुआ। तो समीर हो गया है खुश, समीर ने देखा है कि एक बार एस स्ट्रेन डालने से किसी को हो जाता है निमोनिया और वो मर जाता है, और आर स्ट्रेन डालने से निमोनिया नहीं होता तो वो बच जाता है। तो समीर को पता पड़ गया कि किसको कैसे मारना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, देखो कंक्लूजन तो यही निकला
एक सेकेंड, कंक्लूजन क्या निकला? एस स्ट्रेन डालने से इंजेक्ट इनटू माइस, समीर ने जब चूहे के अंदर एस स्ट्रेन डाला है तो चूहा मर गया है, समीर को टैक्टिक्स पता पड़ गई है, ठीक है। और आर स्ट्रेन डाला है तो माइस जिंदा है, ठीक है। समीर को ये सीक्रेट रेसिपी पता है अब, ठीक है। ठीक है, अब समीर को ये सब पता है तो अब समीर ना इसका फायदा उठाने वाला है। तो समीर ने क्या किया, देखो मैं बताती हूँ समीर ने क्या किया। समीर ने रात भर बैठा और सोचा, और उसने फाइंड किया कुछ एक्सपेरिमेंट, एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। देखो समीर क्या सोच रहा है, समीर क्या कर रहा है रात भर एक एक्सपेरिमेंट करने से पहले, देखो ये सब कर रहा है। अभी मैं बताती हूँ क्या कर रहा है, आप पढ़ते जाओ फिर मैं बताती हूँ समीर के दिमाग में ये सब क्यों चल रहा है। देखो उसने क्या देखा कि अभी जब हम बैक्टीरिया वगैरह का खेल खेल रहे थे, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया का, तो उसके अंदर ऐसे कोई मर रहा था कोई जिंदा रह रहा था, तो उसने क्या फाइंड किया, उसने देखा कि ये जो बैक्टीरिया है अगर इसको गर्म कर दो तो ये मर जाता है। तो उसने देखा कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ये जो एस स्ट्रेन था जो मार देता था, ठीक है, अगर इसको गर्म कर दिया जाए, अगर इसी को गर्म कर दिया जाए और फिर चूहे में डालें तो भैया वो नहीं मरता। क्यों? क्योंकि अगर हीट कर दिया है तो वो तो मर जाता है। तो देखो अब इसने क्या किया समीर ने, व्हेन ही, उसने एस्ट्रेन डाला, कौन सा वाला, हीट किल्ड, मतलब इसको गर्म करके डाला तो बैक्टीरिया तो मर चुका है, तो भैया चूहा तो मरेगा ही नहीं। इंजेक्ट इनटू माइस, तो माइस क्या हुआ, जिंदा रह गया, माइस क्या हुआ, जिंदा रह गया। अब क्या किया, एस्ट्रेन हीट किल्ड, देखो डाला तो पता है इससे तो चूहा मरेगा नहीं। तो ना समीर को बहुत चुल हो रही थी, जो समीर बोल रहा था पर मेरे को तो मारना है चूहे को, तो उसने बोला हीट किल्ड करके, मतलब बैक्टीरिया को मार के अगर इसको गर्म कर दिया तो ये मर नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ इसमें आर स्ट्रेन भी डाल के देखता हूँ। इसने आर स्ट्रेन भी इसके साथ मिक्स कर लिया, लाइव वाला, ठीक है, और इसने फिर चूहे में डाला और इसने देखा कि भाई चूहा मर गया, ये हो गया खुश कि भैया चलो कुछ तो काम कर गया, आखिर फाइनली चूहा मर गया है। तो उसने क्या किया, रिकवर्ड एस बैक्टीरिया फ्रॉम डेड माइस, ठीक है। देखो चूहा मर गया, चूहा मरने के बाद भी इसको समीर को चुल खत्म नहीं हुई है, इसने क्या किया, चूहा को खोला और जो एक्स बैक्टीरिया था ये वाला जो हीट फील्ड था इसको निकाल लिया, क्योंकि ये एज इट इज रह गया और ये वाला तो इसको मारने के काम आ गया। तो इससे क्या कंक्लूड हुआ कि मतलब देखो पहले जो एस्ट्रेन था, जो एस तो जो समीर था उसने देखा कि भैया पहले एस ट्रेन था, वो अगर डाल रहे थे तो चूहा मर जा रहा था, पर अगर एस ट्रेन को गर्म किया वो फिर चूहे को जिंदा रख रहा था। पर अगर एस ट्रेन जो हीट किल्ड है वो वाला बैक्टीरिया, और अगर आर स्ट्रेन को लाइव वाला अगर माइस में डालते हैं, अगर डालते हैं तो चूहा मर जाता है। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो हुए हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो भाई समीर लेके बैठा है पेन पेपर, अब वो बनना चाह रहा है साइंटिस्ट, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि कुछ नहीं, ये जो आर स्ट्रेन था ना ये वाला आर स्ट्रेन, ये हुआ है चेंज, तो आर स्ट्रेन हुआ है चेंज, देखो ये आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हुआ है बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। मतलब क्या हुआ, देखो जब
एस स्ट्रेन हीट किल बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन लाइफ को हमने एक साथ मिक्स करके डाला ना, तो इस वाले ने इसको बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म किया है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये सबको क्लियर है? तो इसमें देखो, इसमें क्या कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला कि बुरा कौन है, एस स्ट्रेन बुरा है या आर स्ट्रेन बुरा है? देखो, कंक्लूजन ये निकला कि जो आर स्ट्रेन है ना, वो वायरुलेंट हो चुका था जब ट्रांसफॉर्म हुआ ना, जब आर एस स्ट्रेन के साथ डाला तो आर स्ट्रेन वायरुलेंट हो गया। तो दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब यार, पहले पहले तो आर स्ट्रेन अच्छा था, वो डालना जब समीर ने, तब चूहा नहीं मरा था। पर जब एस स्ट्रेन हीट किल्ड के साथ इसको डाला तो आर स्ट्रेन को बहुत ऐसे हुआ, वो वायरुलेंट हो गया और फिर मतलब वो चेंज हो गया यार, मतलब बदल गया है आर स्ट्रेन। तो मतलब कुछ तो हुआ है, किसी के जिंदगी में आने से बदला है वो। तो उसकी जिंदगी में कौन आया था? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब एक जेनेटिक मटेरियल उसकी जिंदगी में आया है, पर वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, वो हमें पता नहीं पड़ पाया था। वही हमें पता आगे के एक्सपेरिमेंट में पता पड़ेगा। तो अभी तक पर कोई जेनेटिक मटेरियल है जो इंसान को मारने पे बेवश कर देता है, जो आर स्ट्रेन किसी को मार, सॉरी, चूहे को नहीं मार रहा था, उसको मार दे रहा है। मतलब कि एक जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर गया है और एक सीरियल किलर वाली उसके अंदर प्रॉपर्टी लेकर आया है, क्वालिटी लेकर आया है। ठीक है। समीर बोल रहा है, आज सुबह सुबह किससे बात कर ली मैंने। ठीक है, समझ आया? इफ्रा बोल रही है जो ज्यादा बोलता है उसके साथ ऐसा ही होता है। ठीक है इफ्रा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अभी पता पड़ गया कोई जेनेटिक मटेरियल तो है, पर वो जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है वो हमें पता नहीं पड़ पाया। तो हमें अपना वो बायोकेमिकल नेचर ही पता करना है। ठीक है, तो अब चलो, हम सब जैसे वो कुछ साइंटिस्ट फालतू बैठे थे बेचारे, तो अब है ना, वैसे ही हमारे कुछ, जैसे हमारी क्लास में भी कुछ साइंटिस्ट आगे बनने वाले हैं, तो वो भी फालतू बैठे हैं। तो चलो, अब बायोकेमिकल रिसर्च करने चलते हैं कि भैया वो जो जेनेटिक मटेरियल था जिसने आर स्ट्रेन को इतना मजबूर बेवश कर दिया चूहा मारने पे, वो कौन सा जेनेटिक मटेरियल था? तो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब आधा अधूरा प्रिंसिपल तो दे दिया है समीर ने, पर इस समीर के आधे अधूरे काम को चूहा मारने के अलावा पूरा करना था कुछ। ठीक है, तो भाई, एक थे साइंटिस्ट एवरी, एक थे मैक्लियोड। राइट समीर, राइट राइट राइट। ठीक है, ठीक है। तो ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था एक रिसर्च करके कि एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने, कि ये जो बायोकेमिकल नेचर है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो प्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए है या डीएनए है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, ज्यादा खेल खिलौने लेके फालतू की हरकतें नहीं की। इन्होंने क्या किया, दे प्योरिफाइड बायोकेमिकल। मतलब जो भी सारे आए थे उन्होंने उनको प्योरिफाई किया। जैसे उसके अंदर प्रोटीन भी था, डीएनए भी था, आरएनए भी थे और बहुत सारी चीजें थी, है ना। तो फ्रॉम जो हीट किल्ड एस सेल थे ना, उसके बायोकेमिकल को प्योरीफाई किया तरह तरह से, और देखा विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइफ आर सेल्स इनटू एस सेल्स। उन्होंने देखा, देखो उन्होंने क्या किया, देखा कि आर सेल्स को एस सेल में कौन कन्वर्ट कर सकता है। तो ये प्रोटीन तो नहीं कर पाए, तो प्रोटीन तो नहीं है। फिर उन्होंने आरएनए से करवा के देखा, तो आरएनए भी आर सेल को एस सेल में कन्वर्ट नहीं कर पाए। पर जो डीएनए था वो करवा पाया था आर सेल को एस सेल में कन्वर्ट। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो डीएनए है यही रिस्पॉन्सिबल है
यही सब सारे चेंजेस कर रहा है। ये जो समीर ने जो भी किया था ना, उसका जिम्मेदार ये डीएनए था। तो उन्होंने बोल दिया ये ही है डीएनए, जो कि है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। अरे बाप रे मैम, बुक में 1933 से 90 दिया है, तो इनके बीच में किया था या फिर टोटल? बेटा ऐसा था, इसके बीच में किया था, मतलब 33 से 44 तक इन्होंने रिसर्च ही की थी। जैसे अपन इसको 1 मिनट में पढ़ ले रहे हैं ना, इन्होंने 10 साल एकदम खाली दिमाग से ये सब सोचा। अगर जैसे आज समीर को भेज दिया जाए एक जंगल खाली, मतलब बिना कुछ लिए दिए, तो समीर क्या करेगा? इधर पेड़ पौधे देखेगा, समीर क्या देखेगा? ये पत्तियां नीचे क्यों नहीं गिर रही? वो ये नहीं देखेगा एप्पल नीचे क्यों दिख रहा है, क्योंकि न्यूटन वो देख चुके थे। ठीक है, तो वो ये देखेगा पत्तियां हवा में कैसे उड़ जा रही हैं, पत्तियां हवा में नीचे क्यों नहीं आ रही। तो समीर ये सब कर सकता है ना? तो अच्छा, मैंने अभी तक बच्चों से पूछा भी नहीं इतना कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बच्चे पहले ही बोल दे रहे हैं मैम क्लियर हो गया, मैम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। ओके, तो अब पता पड़ गया कि ये जो सब कुछ हुआ था एक्सपेरिमेंट में, वो करवाया था डीएनए। क्यों? क्योंकि जो जो आर्ट सेल से कन्वर्ट होना था ना इस सेल में, वो हमारे डीएनए ने करवाया था, बाकी किसी ने नहीं करवाया था। तो अब हमें पता पड़ चुका है कि भैया ये जो डीएनए है ये है जेनेटिक मटेरियल। तो फिर से जो साइंटिस्ट आए, तो उनको भी ना कुछ ऐसा ऐसा लगा यार, मतलब कुछ कुछ अलग अलग किया। कंफर्म करना था इन्हें, कंफर्म करना था, श्योरिटी चाहिए थी जिंदगी में। ठीक है, कमिटमेंट चाहिए थी इन्हें। तो अभी निकल पड़े, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। ठीक है, ये निकल पड़े। अब इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट दे दिया, और वो तो ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि बच्चों की ना बहुत सरदर्दी बन जाता है वो एक्सपेरिमेंट। बच्चों को याद ही नहीं होता यार क्या है, इतना गंदा सा एक्सपेरिमेंट है, क्या ही बताऊं। ठीक है, तो देखो अब उन्होंने क्या किया, ये ध्यान से सुनना, ये याद नहीं होता, बहुत हार्ड सा लगता है बच्चों को। हाँ, नहीं नहीं बुक नहीं खोलनी, समी साइंटिस्ट बुक नहीं खोलनी। देखो अब है ना अल्फ्रेड और मार्था चेज है, ये है हमारी इफ्रा, और ये है हमारी एम से। कौन है यहाँ पे? कोई नहीं, कोई नहीं है वैसे एम से तो यार, मेरे को जहां तक याद है। एक बैच में है एक मानसी, वो इधर नहीं है। कोई नहीं। हाँ, ये है हमारी इफ्रा और ये है भूमिका। ठीक है, अब इफ्रा और भूमिका क्या था, वो बैठे थे फालतू। तो उन्होंने क्या किया, वर्कड विथ वायरस। वायरस के साथ काम किया है, समीर ने तो फिर भी चूहों के साथ किया है। नहीं 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 प्रिया, मैंने किसी के साथ काम नहीं किया है। मैं तो मस्त सोती रहती, मैंने बोला तुम ही काम करो, मेरे को कोई काम नहीं करना है, मैं तो सोऊंगी। ठीक है, तो देखो अब इफ्रा और सॉरी अल्फ्रेड और मार्था जो थे, उन्होंने क्या किया, वायरस के साथ काम किया। ठीक है, अब ये जो वायरस था, ये क्या करता था, बैक्टीरिया को अफेक्ट करता था, जिसको कहा गया था बैक्टीरियोफेज। क्या किया गया था, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये सबको क्लियर है। तो अब क्या हुआ था, ये जो बैक्टीरियोफेज जो था ना, बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियोफेज कुछ ऐसा ऐसा दिख बना देता, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। तो ये बैक्टीरिया पे अटैच हो जाता। ठीक है, अभी डायग्राम आएगा इसका, तब अपन देखेंगे, है ना। तो जो बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू बैक्टीरिया, तो अब क्या हुआ, जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे अटैच हुआ, तो ये क्या करता था कि जो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता था, वो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता था, एंटर हो जाता था बैक्टीरिया का जो सेल था उसके अंदर। ठीक है, तो अब क्या किया, बैक्टीरिया सेल था उसको ट्रीट किया गया वायरल जेनेटिक मटेरियल से। किससे? वायरल
जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल था ना, उसको उसमें डाला गया और क्या देखा, हर्शे एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम वायरस दैट एंटर द बैक्टीरिया। मैंने क्या बोला, जब बैक्टीरियोफेज को जब बैक्टीरिया पे चिपकाया गया उसको, तो जो कोई है ना चीज थी वो ट्रांसफर हुई थी बैक्टीरिया सेल के अंदर। तो हर्षी और जो चेस थे जो कि बैठे बैठे सोच रहे थे कि जब जेनेटिक मटेरियल ट्रीट से जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है तो वो कौन सा है, प्रोटीन है या डीएनए है, ठीक है, तो वो पता करना था। तो उसके लिए इन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में ना थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो ध्यान से सुनना। क्या किया उन्होंने, ग्रू सम वायरस, वायरस ग्रो किया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ये पूरी कहानी ना फॉस्फोरस के अराउंड घूमने वाली है, नाइट्रोजन के अराउंड घूमने वाली है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। और सल्फर के ऊपर, रेडियो एक्टिव सल्फर। उन्होंने क्या किया, देखो, उन्होंने पता करने के लिए कि वो प्रोटीन है या डीएनए, क्या है, प्रोटीन है या डीएनए, तो उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया, उन्होंने क्या किया, जो वायरस है उसको ग्रो किया। एक उन्होंने प्लेट ली, कल्चर प्लेट, वो एक ग्रो किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के ऊपर, और एक बार उन्होंने किया रेडियो एक्टिव सल्फर के ऊपर। तो उन्होंने क्या देखा, जब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो किया तो देखा वायरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। देखो, वायरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। रेडियो एक्टिव डीएनए तो था पर रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं था, ठीक है। और क्यों नहीं था, बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। देखो क्या होता है, जो डीएनए होता है ना उसके अंदर फॉस्फोरस होता है, तो फॉस्फोरस, देखो ये डीएनए है, ठीक है। अब जो डीएनए इसके अंदर फॉस्फोरस है, अब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के अंदर ही अपन को डाला है तो इसकी चीज इससे चिपक जाएगी, पर प्रोटीन के अंदर वो चीज है ही नहीं, वो उसको अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। तो वो जो वायरस है वो रेडियो एक्टिव, जो प्रोटीन था वो रेडियो एक्टिव नहीं बन पाया था। तो डीएनए, वायरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। अब जो रेडियो एक्टिव सल्फर था उसके अंदर था रेडियो एक्टिव प्रोटीन, रेडियो एक्टिव प्रोटीन तो था बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, पर रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था। तो इसका मतलब क्या था, डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जो डीएनए है उसके अंदर फॉस्फोरस होता है पर डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होता है, ठीक है। ये ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है सबको कि जो डीएनए होता है उसके अंदर इससे हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे किया और रेडियो एक्टिव सल्फर पे किया, ठीक है। तो भैया रेडियो एक्टिव इसलिए लेते ताकि वो जो क्वालिटी वो फटाफट इधर से उधर ट्रांसफर हो जाए। अगर नॉर्मल है, हमें कुछ चीज देखो डिफरेंशिएट करनी है, जैसे ए बी, ये रेडियो एक्टिव है तो हमें कुछ ये वाला रेडियो एक्टिव है तो हमें जानना है इसकी जनरेशन में वो क्वालिटी आई है नहीं आई है, तो रेडियो एक्टिव रखना पड़ेगा ताकि वो हम अलग से नोटिस कर पाए, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव फेजेस प्लस इक्वल है। अब ना जो ये क्लियर हो गया था, डीएनए में सल्फर नहीं है, डीएनए में देखो सल्फर नहीं है और फास्फोरस है, ठीक है। तो अब क्या किया, जो रेडियो एक्टिव फेजेस थे, रेडियो एक्टिव फेजेस बोले तो बैक्टीरियो फेजेस थे प्लस इकोलाई। तो जो इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन प्रोसीड, उसको
आगे बढ़ाया और क्या देखा गया, वायरल कोट रिमूव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, और फिर उनको किया है ब्लेंडर, फिर किया गया है सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर रुको मैं बताती हूँ, एक एक मेरे को लिखने दो। बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विथ वायरस, अच्छा अच्छा अच्छा, रेडियो, ये ध्यान से देखो, ये वाली जो मैं लाइन लिख रही हूँ ना, ये वाला जो फ्लो चार्ट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब ये मत बोलते ना मैम लिखते क्या, वही समझ नहीं आता। हाँ सुने ना, पीट दूंगी मैं। यस मैम। देखो, इतनी सारी कहानी लिख दी, बातें छोड़ो, अब देखो कहानी में देखो। अभी रेडियो एक्टिव फेजेस थे और साथ में इकोला के साथ अटैच किया। ठीक है, तो अब क्या किया, जो इन्फेक्शन जो था उसको प्रोसीड करवाया गया और देखा गया जब ये आगे चीजें बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, जब जैसे पूरा वायरस ने आके इन्फेक्ट कर दिया, तो जो वायरस का जो कोट था वो बैक्टीरिया से हटाया गया। फिर उसको देखो सेंट्रीफ्यूगेशन किया, ब्लेंडर किया, ये सारा मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बताने वाली, रुकते जाओ। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया गया था वायरस से, तो क्या कंक्लूजन निकला कि रेडियो एक्टिव डीएनए, और एक हमने देखा रेडियो एक्टिव प्रोटीन। तो जो रेडियो एक्टिव डीएनए था वो है रेडियो एक्टिव, पर जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन था वो रेडियो एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे डीएनए वॉज पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, ये हमने देखो लास्ट वाले इस वाली स्लाइड में देखा है, यहाँ पे डीएनए और प्रोटीन के बारे में। तो जो डीएनए था वो तो रेडियो एक्टिव था, तो रेडियो एक्टिव था। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था रेडियो एक्टिव ही क्यों लिया गया, तब मैंने बोला था जैसे अगर ए है और बी है, यहाँ पे मार्क कर दिया गया है ये रेडियो एक्टिव, ताकि हम आगे पढ़ पाए, जैसे इसकी कोई भी जैसे नेक्स्ट आगे जनरेशन आने वाली है, तो ये वाली चीज एक से पास हुई है या नहीं हुई है ये अलग से क्लियरली दिख जाएगी। तो रेडियो एक्टिव था डीएनए, तो इसका मतलब हमने क्लियर बता दिया कि डीएनए जो था वो वायरस से बैक्टीरिया में पास ऑन हुआ था, पर जो प्रोटीन था वो बैक्टीरिया से वायरस में पास नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव था ही नहीं। ठीक है, तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि भैया वायरस जो बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया में जो चीज ट्रांसफर हुई थी वो वायरस, सॉरी वो क्या था, डीएनए था, प्रोटीन नहीं था। अब एक सेकेंड रुकना, मेरे को आपको एक डायग्राम दिखाना है, एक सेकेंड रुको।
देखो, अभी तक अपन ने जो पूरी कहानी देखी, वो पूरी कहानी अपन ने कुछ ऐसे देखी। तो अब ना एक बार डायग्राम में भी समझ लो, फिर पता पड़ा। अभी खोल के बच्चे एनसीईआरटी कहानी तो सबने सुन ली, बातों बातों में भी एनसीईआरटी खोल के बैठे, किसी के दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा डायग्राम देख के। सब बोल रहे पता नहीं कहाँ है इसके अंदर समीर, कहाँ है इफ्रा, कुछ समझ नहीं आ रहा। देख लो एक बार यहाँ पे भी, देखो ये रहा बैक्टीरियोफेज, ठीक है, ये रहा रेड, और ये देखो बैक्टीरियोफेज ऐसा ऐसा दिखता है। और मैंने यहाँ पे सल्फर की बात करी थी, तो ये रेडियो एक्टिव सल्फर है, देखो जैसे इसके ऊपर एक मार्क दिया हुआ 35, फॉस्फोरस 32, ठीक है। तो क्लियर है अब कि आकर अगर पास होगा तो उसपे भी नंबर 32 आ जाएगा आगे, ठीक है। अब देखो ये बैक्टीरियोफेज को हमने लगाया है बैक्टीरिया पे, ठीक है, दिख रहा है। इन्फेक्शन, पहले स्टेज है इन्फेक्शन, सेकंड स्टेज है ब्लेंडिंग, और थर्ड स्टेज है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब हमने लगाया तो ये देखो ये ब्लैक ब्लैक मटेरियल यहाँ पे अंदर चला गया है। ये क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर वो चला गया, मैंने जैसा आपको बताया था। ये देखो बैक्टीरिया यहाँ पे अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल आ गया। तो अब यही हमें पता करना था, ये जो अंदर आया है ना, ये प्रोटीन आया है या डीएनए आया है। तो इसीलिए क्या करवाया, एक ब्लेंडिंग, आप पढ़ते हो कि ब्लेंडिंग करवा दी इसकी जेनेटिक मटेरियल की, फिर करवाया है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो मटेरियल लेके इसकी ब्लेंडिंग करवा के फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया है। तो इन्होंने देखा, फिर जो रिजल्ट आया, थोड़ा सा सैंपल लिया और देखा नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन एल सेल। देखो ये जो मटेरियल आया है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं था, रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं था, पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। तो हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए में क्या होता है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और प्रोटीन में रेडियो एक्टिव सल्फर होता है। तो इसलिए हमें पता पड़ा कि ये जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, यानी ये रेडियो एक्टिव डीएनए है। तो जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए। सबको क्लियर हुआ। सल्फर नहीं मिला था यानी प्रोटीन नहीं मिला है, फॉस्फोरस मिला है यानी डीएनए मिला है। तो जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए। सबको क्लियर हो गया, ये डायग्राम भी क्लियर है सबको। ये डायग्राम समझ नहीं आता, मुझे पता है लोग ये सोचते रहते हैं ये इन्फेक्शन क्या है, ब्लेंडिंग क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, और ये क्या नो रेडियो एक्टिव सल्फर, नो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, समझ ही नहीं आ रहा। तो अभी समझ आया क्या हुआ, क्योंकि मैंने फ्लो चार्ट पहले इसलिए बताया था कि इसमें क्लियर हो जाए कि रेडियो जो डीएनए होता है उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होता है, और जो प्रोटीन होता है उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो हमने पूरा सैंपल ले लिया ब्लेंडिंग सेंट्रीफ्यूगेशन करवा के, उस सैंपल के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आया है। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आया मतलब डीएनए आया है। तो डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है सबके लिए। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए। क्लियर। अरे 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 इफ्रा, प्रोटीन और डीएनए दोनों अलग अलग चीज है। हमें यहाँ पे वो वाला प्रोटीन, हाँ अच्छा इफ्रा कंफ्यूज हो रही है वो हिस्टोन प्रोटीन से। नहीं 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 इफ्रा, हिस्टोन प्रोटीन अलग चीज है, और एक प्रोटीन, एक अलग जेनेटिक मटेरियल जिसका लगातार शायद प्रोटीन पास ऑन हो रहा हो, वो नहीं। एक वो डीएनए है, डीएनए के अलग अंदर अलग प्रोटीन होते हैं, वो अलग चीज होती है इफ्रा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना ऐसे। नहीं नहीं ऐसे चैट में बिजी हो, पर यार इतना भी नहीं ऐसे, मतलब कुछ भी कर जाओ है, मतलब मैं ही ऐसे परेशान हो जाऊं कि ये क्या हो गया, है ना। तो देखो अब ना बहुत सारी बातें हो गई, डीएनए इतने सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर लिए, इफ्रा रिसर्च कर ली, भूमिका रिसर्च कर ली, समीर कर लिया। तब इनकी रिसर्च तो क्या करते रहे करते रहे करते रहे, पर कंक्लूजन एंड में ना हम ही कुछ लोग देंगे, ठीक है। तो एंड में ना फिर से बहस शुरू हो गई डीएनए वर्सेस आरएनए की, कि कौन ज्यादा अच्छा है, कौन क्या है, किसके बारे में क्या है। किसी ने क्वेश्चन किया था तो मैंने बोला अभी आरएनए के बारे में, तो मैंने बोला अभी बताएंगे रुको। तो अब डीएनए वर्सेस आरएनए, ये दो टीम है, ठीक है। तो क्वेश्चन पता क्या क्या उठते हैं कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, स्टेबल कौन सा है, अनस्टेबल कौन सा है। तो देखो जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो भैया डीएनए को ही क्यों जेनेटिक मटेरियल कहा गया है, आरएनए को क्यों नहीं जेनेटिक मटेरियल कहा गया है, इतना भेदभाव क्यों। तो हम इसके अंदर वो भेदभाव की जो कहानी है ना वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, कि हम किसको जेनेटिक मटेरियल का टैग देंगे, डीएनए को देंगे या आरएनए को। तो जिसको भी हम देंगे दैट शुड
फुलफिल द क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया होता है, वो जो फुलफिल कर देगा वो जेनेटिक मटेरियल बन जाएगा। पहला, वो रेप्लिकेशन करवाना चाहिए, ठीक है, तो भैया रेप्लिकेशन तो शायद आरएनए भी करवा देता है, डीएनए भी करवा देता है, तो यहाँ दोनों इक्वल हो गए। दूसरा, स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, वो स्टेबल होना चाहिए, जो कि सिर्फ डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया है डीएनए को। फिर म्यूटेशन हो जाना चाहिए, ठीक है, एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन मेंडेलियन कैरेक्टर्स, ठीक है, मेंडेलियन कैरेक्टर्स में अपने आप को एक्सप्रेस कर देने वाला होना चाहिए। ये चार कुछ चीजें थी जिसकी बेसिस पे डिसाइड होने वाला था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या आरएनए होगा, पर ये चारों क्वालिटी डीएनए ज्यादा अच्छे से फुलफिल कर रहा था, इसीलिए हमने डीएनए को बोल दिया कि भाई डीएनए जो है वो है जेनेटिक मटेरियल। तो अभी हम ना दो पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, आरएनए को हम डीएनए से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, आरएनए पे सेकेंड जो कार्बन होता है उस पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो और अनस्टेबल हो जाता है। तो 2OH group present on every nucleotide in RNA, ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इज रिएक्टिव, मतलब हर किसी के साथ वो बॉन्ड बना लेता है, रिएक्टिव ग्रुप, एंड मेक्स RNA लाइबल एंड इजिली डिग्रेडेबल, वो इजिली डिग्रेड हो सक जाता है क्योंकि वो काफी रिएक्टिव है, वो काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, हेंस कैटालिटिक एंड रिएक्टिव। सेकेंड OH ग्रुप प्रेजेंट है, सेकेंड 1 2 3 4 5 सेकेंड कार्बन पे हमेशा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है आरएनए के, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये काफी जल्दी ना बॉन्ड बनाता है दूसरों से, और ये काफी ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, इसीलिए इसको रिएक्टिव भी कहा जाता है आरएनए को, और कैटालिटिक भी कहा जाता है कि इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा रिएक्टिव हो चुका है। पर यहीं पे डीएनए इज लेस रिएक्टिव, क्योंकि डीएनए पे कोई OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है सेकेंड कार्बन पे, सो प्रिफर्ड जेनेटिक मटेरियल, एक ये रीजन हो गया जेनेटिक मटेरियल डीएनए को देने का कि भैया उस पे कोई OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, वो ज्यादा हड़बड़ी नहीं खाता है, वो शांति से एक ही जगह बैठा रहता है, हर किसी के साथ ज्यादा जाके बॉन्ड नहीं बना रहा है, सो डीएनए इज लेस रिएक्टिव, तो जो सो प्रिफर्ड जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और जो दूसरा रीजन ये भी है कि प्रेजेंस ऑफ थाइमीन एट प्लेस ऑफ uracil also confers additional stability to DNA। ये हमने पढ़ा था, यूरेसिल हमेशा आरएनए में प्रेजेंट होता है और जो थाइमीन होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, तो थाइमीन ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरेटिवली टू यूरेसिल, तो थाइमीन प्रेजेंट है वो और स्टेबिलिटी दे दे रहा है डीएनए को, तो एक और रीजन हो गया कि डीएनए को हमने जेनेटिक मटेरियल चूज किया है। ये सबको क्लियर है ना। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आरएनए डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इजीली एक्सप्रेस कैरेक्टर्स, DNA is dependent on RNA for synthesis of protein। अब देखो, एक हमने पढ़ लिया
कि देखो जेनेटिक मटेरियल प्रिफर करा जाएगा कि अच्छा कौन है, तो वो हमने पढ़ लिया डीएनए। क्यों? क्योंकि 2H OH ग्रुप उसके पास प्रेजेंट नहीं है और उसके पास थाइमिन है, इसलिए डीएनए अच्छा मटेरियल है जेनेटिक। ठीक है, अब दूसरी चीज जो आरएनए, भैया डीएनए हर चीज में अच्छा थोड़ी होगा। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल अच्छा कौन सा है? डीएनए। पर अगर इंफॉर्मेशन एक जने से दूसरे जने में पास करनी है, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करनी है, तो हड़बड़ वो कौन पास करेगा? जो हड़बड़ तबड़ करता है, जो बहुत ज्यादा हड़बड़ी कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है? वो काम कौन कर रहा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करने वाला वो कर रहा है आरएनए। कैसे? आरएनए क्या करता है? डायरेक्ट प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो इजीली जो कैरेक्टर्स हैं वो क्लियरली सामने आ जाते हैं। और जो डीएनए है वो खुद आरएनए पे डिपेंडेंट है कि भैया वो प्रोटीन बनाए। आरएनए पे खुद डीएनए डिपेंडेंट है कि वो प्रोटीन बनाए। सो इससे हम क्या बोल सकते हैं? फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आरएनए इज बेटर। भागने वाला काम, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करने वाला काम, एक जगह से दूसरे वाला काम, कैटलिस्टिक रिएक्टिव पास ऑन वाला काम आरएनए को दो। एक जगह स्टेबल वाला काम, जेनेटिक मटेरियल वाला काम डीएनए को दो। ये सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब ना एक जैसे कंफ्यूजन आ जाता है, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे कि बताओ फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल डीएनए था या आरएनए था? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल डीएनए था या आरएनए था? गुड। ठीक है, क्यों? क्योंकि असेंशियल लाइफ प्रोसेस तो यही करवा रहा है। डीएनए तो क्या कर रहा है? डीएनए तो बैठ गया है महाराजों की तरह। ठीक है, डीएनए महाराजों की तरह बैठ गया, मैं तो स्टेबल हूं, मैं तो हिल भी नहीं सक रहा यहाँ से, बस अब तुम देख लो। पर हबड़ तबड़ इधर से उधर लाइफ प्रोसेस, सारे काम, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, स्प्लाइसिंग, ये सब कौन कराता है? आरएनए। हम सब इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे काम इंपॉर्टेंट जो है वो करा रहा है आरएनए, तो इसलिए ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, और ये सारे काम किसी के अराउंड होते हैं? इवॉल्व अराउंड आरएनए ओनली। ठीक है, तो इससे क्या कहा गया है? कंक्लूजन क्या निकला है? देखो बड़ा बड़ा लिख रही हूं मैं, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, हेंस स्टेबल। डीएनए आरएनए से बना है इसलिए स्टेबल है। ठीक है, क्लियर है सबको? आरएनए और डीएनए की आज तक की जो भी क्वेरी थी कि डीएनए पहले आया आरएनए पहले आया, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा हबड़ तबड़ करता है, कौन ज्यादा काम करता है, तो क्या होने वाला है? जैसे मान लो यार डीएनए राजा है और आरएनए उसकी प्रजा है, ये सब कुछ कर रही है और डीएनए उसकी वजह से स्टेबल होके बस टिक के बैठा हुआ है। तो जो डीएनए है वो किससे? अपनी प्रजा से ही इवॉल्व हुआ है। क्लियर है सबको? दिमाग से अगर भूल भी जाओ, इनकेस कंफ्यूज भी हो जाओ एग्जाम में, तो अब ऐसे याद रख लेना। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? आज बस इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ वही पार्ट एक्चुअली ना मैं बोलने वाली थी, अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई? तो ना वही है, इवॉल्व हो रहे हैं, कोई पहले नहीं आ रहा है। कहने कहने की बातें हैं, जिस जो जो मान ले वो खुश है। यहाँ तो भैया एक राजा है, बाकी उसकी प्रजा है। ठीक है, और कह भी सकते हैं डीएनए फॉर डी फॉर ढीठ। डीएनए का जो डी है वो स्टैंड करता है ढीठ के लिए, कि मैं बिल्कुल स्टेबल हूं, जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, बाकी तुम देख लो। अब तो याद रह जाएगा, अब मत भूलना एग्जाम में कुछ भी करके। ठीक है, कुछ भी हो जाए याद कर लेना, तुम भी ढीठ जैसे एकदम याद कर लो इसे अब। देखो अब फटाफट फटाफट ना हंसना बाद में, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है कर लो, लेकिन तुम लोग तो ग्रुप में ऐड हो, मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ भेज नहीं पाऊंगी। फटाफट फटाफट चलो।
ये फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट। अच्छा ये लेक्चर 2 है बेटा, लेक्चर 2 देखो, ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बस। ये लेक्चर 2 है, ये फर्स्ट स्लाइड। ये सेकंड। देखो सहजला कश्यप अब आ रही हैं, 3। 4। हाँ जूबिया, नाम तो खराब होने वाला है। हाँ वो, हाँ ठीक है, नहीं मैं इस मामले में खराब नहीं होने दूंगी। अपन करते हैं, देखती हूँ मैं इस लेक्चर के बाद, यार मतलब हर लेक्चर के बाद ना मेरे को यही देखना पड़ता है ये अपलोड क्यों नहीं हो रहा है, फिर मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है देखती हूँ फिर से। 6। अरे भूमि मैं तो खुद परेशान हूँ। 7। पर मैं देखती हूँ यार, ऐसे मैं परेशान आप लोगों को नहीं होने दूंगी, ऑन सीरियस नोट मैं करती हूँ कुछ ना कुछ, मजाक की एक जगह पर ये एक अपनी जगह, मैं करती हूँ कुछ ना कुछ। ये 8। हाँ जोबिया मैं समझ सकती हूँ, आई अंडरस्टैंड, हाँ। जोबिया इसमें नो डाउट, आई अग्री, ये काफी मुश्किल टास्क था आपके लिए, नो डाउट। आपकी जगह अगर मैं होती ना, मैं तो टिक भी नहीं पाती 2 मिनट। 10th। नहीं नहीं, सच सच बच्चा, मतलब ऑब्वियस स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। ऐसे वो बड़ी बड़ी बातें नहीं कर दी जाती ज्ञान की, यहाँ पे बैठ के ये कर दो वो कर दो। पता है ना, मतलब हमें किस चीज में क्या डिफिकल्टी होती है, तो उसी हिसाब से बात करनी चाहिए टीचर्स को भी, कि बैठे बैठे कर दो यार, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते क्या यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। अरे भूमि ने कितना क्यूट इमोजी भेजा है। ठीक है 12। ये 13। ये वाला डायग्राम आई थिंक अब समझ आ गया होगा सबको। ये पढ़ने में अब डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि ये समझ नहीं आता था एंड में यहाँ पे जाके ना, क्लियर नहीं हो पाता यार क्या लिखा है। तो अब ये डायग्राम आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। 13। ये 14। 15। समीर। 11th में कुछ अच्छे काम किए थे जो आप जैसी टीचर मिली। ओके जुबिया, थैंक यू। थैंक यू समीर। और ये 16। ये 16 वाली स्लाइड एकदम ढीठ वाली स्लाइड है। फ्रा बोल रही है नाना पूरी दुकान दे दो। नो मैम आए तो तभी मैम मिल गई, सही है सही है। इफ्रा इज नाइस की पूरी दुकान दे दो, हाँ भाई ये भी दे दो वो भी दे दो। मैम मैं इमोजी नहीं भेज सकती, अरे नहीं नहीं बेटा मेरे को इमोजी नहीं चाहिए, मैं फीलिंग्स वैसे समझ जाती हूँ, कोई बात नहीं। डन मैम। ठीक है हो गया। किसी को और कुछ पूछना करे, क्लास खत्म करे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अपन कल। नई कहानी, नए साइंटिस्ट, देखते हैं कल समीर क्या समीर क्या लेकर आया, उसकी थोड़ी सी कुछ और एक्सपेरिमेंट पढ़ लेंगे अपन, और तो क्या ही है। ठीक है। ओके बाय बाय। बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय 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 एवरीवन। हाँ हाँ मैं देखती हूँ, इसी क्लास के बाद देखती हूँ मैं इफ्रा, ठीक है। वारी नॉट जूविया, जूविया मैं देखती हूँ, है ना। हाँ इफ्रा मैं वही बोल रही हूँ, मैं देखती हूँ एक बार फिर से। इफ्रा, रिकॉर्डिंग नोट्स रिकॉर्डिंग, हाँ देखिए, हाँ देख लीजिए। ठीक है इफ्रा, ठीक है इफ्रा, ओके। बाय 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 एवरीवन।